नमस्कार दोस्तों। इस वक्त नरेंद्र मोदी अपने चमचों को इंटरव्यू दे रहे हैं और उन इंटरव्यू में वो अवतार बन रहे हैं और उनके चमचे जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे लगता है उनसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का कोई प्रचारक हो ही नहीं सकता। जी हां, कुछ ऐसी स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ जिन संस्थाओं से हम भरोसा करते हैं, वो संस्थाएं अपना विश्वास खोती चली आ रही थी और अब पूरी तरह लुप्त होने लगा है। हालात ये हो गए हैं कि वो राजनीतिक एजेंडे के लिए काम कर रही होती है, तब विपक्ष को कहना पड़ता है कि दुनिया के इतिहास में इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ जितने नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को उन्हीं मुद्दों से, उन्हीं बातों से, उन्हीं सच से डर लगता है। इस डर के कारण वो तमाम साजिशें रचते। जी हां, साजिशें रचते। एक साजिश हम लगातार बड़े लंबे समय से देख रहे हैं और वो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान रखने वाले आजम खां को, मुझे याद आता है 2022 के चुनाव के पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इस तरीके का माहौल बनाया गया, इस तरह की साजिशें रची गई कि वो जेल से ना निकल पाए। वो जेल से निकले, बीमार हुए, बहुत सारे कष्ट झेले, फिर उन पर दूसरा केस, फिर तीसरा केस, फिर चौथा केस, दर्जनों केस उनके खिलाफ हो गए। यह स्थिति थी। बहरहाल सब में अंततः जमानत मिलती जा रही थी, तमाम चीजें होती जा रही। इसी तरीके से उनको अभी उनके बेटे के शैक्षिक प्रमाण पत्र में जन्मतिथि को लेकर के जो एक विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद के कारण उन्हें सजा सुनाई गई, उनकी पत्नी को सुनाई गई, उनके बेटे को सुनाई। वो बेल का आवेदन किए हुए थे, लेकिन चुनाव के फर्स्ट पेज से लेके अभी तक 5 पेज तक उनको जमानत नहीं दी गई। छठा पेज कल है जो खत्म होने वाला है, तब उनको जमानत दी जाती है और तब जमानत दी जाती है जिससे वो उस क्षेत्र में कहीं काम ना कर सके जहां वो प्रभाव रखते हैं। इससे आप समझ सकते, आप आने वाले वक्त में देखेंगे जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, वैसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जमानत मिल जाए। क्यों? क्योंकि यह साजिश है कि वो वहां के चुनाव रहते जेल से ना छूट सकें, प्रचार ना कर सकें, कार्यकर्ताओं के पास ना जा सकें, अपनी बात ना बता सकें। इस तरह की साजिश है। बड़े भाग्य की स्थिति है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को, सशर्त चुनाव में प्रचार करने की जमानत मिली, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं मिली, जबकि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं। यह हालत, कोई गवाह भी नहीं है, झूठी शिकायत है। जिस जमीन को ट्रांसफर करने की बात है, वो जमीन कभी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है और हुई भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस खेल को भी समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप जाते हैं तो आप इसको यूं देखिए कि जिस तरह के हालात पैदा किए गए, उन हालात में इसी तरह से किया जाता है। आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, उनको जमानत नहीं मिलेगी, उन पर नहीं होगा। सवर्ण वर्ग से होगा
तो मौके मिल जाएंगे। कथित उच्च जातियों के लोग होंगे, जमानत मिल जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत इसलिए दे दी गई क्योंकि साजिश रचनी थी। एक साजिश यह रचनी थी कि उनके ऊपर महिलाओं से गलत आरोप लगवाने थे, और जिस तरह का खेल किया गया वो भी आपने देख लिया स्वाति मालीवाल के जरिए। क्योंकि उसके वीडियो फुटेज मैंने देख लिए हैं, इसके बाद मैं कह सकता हूं कि वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसे अपराध कहा जाए। यदि किसी ने अपराध किया है तो वो खुद स्वाति मालीवाल है, और न उसका चश्मा टूटा जो कहती है मुझे मारा गया, थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ मारेंगे चश्मा टूट जाएगा, मैं खुद चश्मा पहनता हूं। और जब वो निकली न लंगड़ा रही थी न कोई और चीज थी, उल्टा वो बैठे धमका रही थी सुरक्षा कर्मियों को। वो सब कुछ वीडियो में मौजूद। इससे पूरा खेल समझा जा सकता है वो किस साजिश के तहत गई थी। और इसके बाद यदि कहीं अरविंद केजरीवाल उससे मिल लिए होते तो वो कुछ और गंभीर आरोप लगा सकती थी। इस बात को आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल को इसलिए भी रियायत दी गई कि वो जाके पंजाब में कड़ा प्रचार कर पाए, और वहां अच्छा प्रचार यदि उन्होंने कर लिया तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट बट जाएंगे, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ले लेगी। यह उनकी साजिश थी। बहरहाल साजिशें हैं, साजिशें रचने की नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत। अब एक मांग उठी थी कि कैसे जो डाटा अचानक एकदम से डेटा बढ़ जा रहा है, एकदम से वोटिंग परसेंटेज बढ़ जा रहा है, इसको लेकर के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तक ने कह दिया कि मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है और मैं खुद यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर अचानक यह डेटा एकदम से इतने वोट कैसे बढ़ जा रहे हैं, इंक्रीज कैसे हो जा रहे हैं। क्योंकि हर रोज मतदान कंप्लीट होने के बाद पूरा कितना डेटा है 100% पारदर्शी होता है, उसमें कहीं कुछ लुका छिपा नहीं होता है कि 11 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए या कुछ लग जाए। तो आखिर यह खेल क्या है? तो उन्होंने आशंका जताई थी, और उनकी यह आशंका और सवाल का तो कोई जवाब नहीं था। चुनाव आयोग ने जो चाहा वह करवा लिया। इसको लेकर के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी कहते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के नागरिकों को शायद इस योग्य नहीं समझता कि उन्हें सही जानकारी दी जाए। यानी वो हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को योग्य ही नहीं मानता है। अब आप समझ लीजिए, अपने देश के नागरिकों से ही डेटा छिपाने में मददगार बन रहे हो तो सोचा जा सकता है कि खेल कहां से रचा जा रहा है, और कौन यह चाहता है कि डेटा छिपाया जाए। जी हां, आज कौन चाहता है, यह सवाल जरूर खड़ा होगा। इसी सवाल के साथ जुड़ते हुए तमाम और सवाल कि क्यों इस तरह के खेल हो रहे हैं। बहरहाल जो खेल हो रहे हैं जनता उसका जवाब दे सकती है। यदि मतदाताओं ने भरपूर ताकत के साथ, राहुल गांधी ने कहा था पूरी ताकत से वोट देना, ये पूरी ताकत से वोट देंगे तो निश्चित रूप से वो जो चाहते हैं वही मत आएगा। नहीं देंगे तब इस तरह डेटा बढ़ेगा और तब उनके वो वोट दूसरी तरफ कन्वर्ट हो। इसलिए यह सावधानी बरतने की जरूरत है। बहरहाल इसी कारण से राहुल गांधी को कहना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश का यह गोदी मीडिया का एक कल्चर शुरू हुआ 2014 से, उसने किस तरीके से किया है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, हमारे एक साथी हैं मयूर जानी, वो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2012 में, उनके साथ यात्रा कर रहे थे
और उस यात्रा के दौरान उनके साथ उनसे सवाल पूछते हैं कि आप बताइए इस पर क्या है। स्थिति ये होती है, नरेंद्र मोदी यूं करे बैठे रहे, फिर वो पूछते हैं, फिर यूं। मतलब आप समझिए बहरे हो गए, सुनाई नहीं दे रहा, कान पर वो सवाल पूछ रहे हैं, मुंह में माइक लगाए हुए, लेकिन जवाब नहीं। इतना डरपोक प्रधानमंत्री देखा है क्या? लेकिन वो बोलता है, कहां बोलता है? जब गोदी मीडिया होता है, चरण चुंबक मीडिया होता है, और वही जो राहुल गांधी कहते हैं चमचा मीडिया होता है। तो ऐसे ही एक चमचे रजत शर्मा, जो एक वक्त में एबीवीपी, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसके पदाधिकारी हुआ करते थे, वो एक चैनल चलाते हैं और उस चैनल का वो एक बड़ा आयोजन करते हैं। अब उस आयोजन के लिए किसने पैसा दिया, किसने स्पॉन्सर किया, सब किया, यह भी जाके पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहरहाल उसमें नरेंद्र मोदी को एक निमंत्रण कार्ड और एक पूरा काउंटडाउन दिखाते हैं कि इतने तारीख को गोद भराई, इतने तारीख को तिलक, इतने तारीख को अरविंद केजरीवाल की जेल वापसी, इतने तारीख को ये, और इतने तारीख को। अब आप सोचिए, वो तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तय कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, वो तय कर रहे हैं कि और नेताओं को किस तरीके से नीचा दिखाएंगे और नीच शब्द इस्तेमाल कर। इससे उनकी पत्रकारिता नहीं, नीचता प्रदर्शित होती। और यह नीचता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने बड़े नीच तुच्छ शब्द इस्तेमाल किए, जो कोई भी पत्रकार, सब पत्रकार कभी नहीं करता है। उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यदि होता है तो निश्चित रूप से सवाल होता है। जब ये सारे सवाल खड़े हैं, तभी एक चीज आती है कि आखिर जब ये सारी साजिशें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन जीतेगा कैसे? कैसे इंडिया जीतेगा और कैसे एनडीए हारेगा और कैसे नरेंद्र मोदी हार? तब इसका जवाब, एकमात्र जवाब जनता की तरफ से आता है, और वो जनता बताती है कि वो कैसे खून के आंसू रो रही है, कैसे वो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम समस्याओं से जूझ रही, किस तरह की उसकी दशा हुई, और उन सब दर्द को बयां करते हैं। कैसे वो जाते हैं बैंकों में तो उन्हें लोन नहीं मिलता है, छोटे से खोमचे के लिए लोन नहीं मिलता है, जो कहते हैं बगैर किसी उसके आपको लोन मिलेगा, उन्हें लोन नहीं मिलता है। लेकिन अडानी अंबानी जैसे चोरों को लोन मिलता है, जो लोन हजम कर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ और करते हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह के खेल। इन्हीं खेलों के बीच में आता है कि आखिर ये साजिशें हो क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे आयोजनों, ऐसे पत्रकारिता संस्थानों को चलाने के लिए इन्हीं जैसे काले धन के लोगों के पैसे लगे हुए हैं। इसलिए वो मोदी सरकार न जाए, इसके लिए हर ताकत अपना रहे, और इसका प्रभाव हमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम अदालतों में भी देखने को मिलता है, तमाम दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में देखने को मिलता है। तब राहुल गांधी कहते हैं कि भागीदारी न्याय की बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो सम्मान दे रहे हैं, आपका सम्मान हमें नहीं चाहिए, इन लोगों को चाहिए कि इन्हें हक दे दीजिए, इनका जो बनता है वो दे दीजिए, इनकी कुर्सी दे दीजिए, इनकी भागीदारी दे दीजिए। सम्मान तो आप देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप देखिए, किसी सीनियर पोस्ट पे कोई दलित बैठा होता है, आदिवासी बैठा होता है, अल्पसंख्यक बैठा होता है, या
पिछड़ा बैठा होता है तो आप उसके यहां जाके बड़े बड़ी जातियों वाले हुजूर सरकार और जाने क्या क्या सलाम करते हैं, लेकिन वो जब कुर्सी पे नहीं होता तो उसे जमीन में बैठाया जाता है। यह लोकतंत्र इन लोगों ने बना दिया है। उसे इस देश के मतदाता की ताकत का एहसास नहीं, लेकिन आपको होना चाहिए। यदि आप अपनी इस ताकत का एहसास रखेंगे तो ऐसा करने वालों को खुद सजा दे सके। इसलिए जरूरी है, इसलिए इस हक की बात हो रही है और उस हक की लड़ाई। तो राहुल गांधी तो हक की लड़ाई लड़ते हैं। वो महिलाओं से जब मिलते हैं दिल्ली में तो उनके दर्द को सुनकर के उन्हें गले से लगा लेते हैं, उनके लिए तुरंत व्यवस्था करने की बात कहते हैं। एक महिला बताती है कैसे वो विधवा है और उसके 4 बच्चे हैं और क्या हालत है, रोने लगती है। राहुल गांधी गले लगाते हैं, अपनी टीम को तुरंत डायरेक्शन देते हैं कि आज से यह हमारी जिम्मेदारी है इसकी सारी व्यवस्था करनी। यह होती है। क्या कभी हिम्मत हुई है जो नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा, नीच और न जाने क्या क्या कहते थे, आज तक हिम्मत नहीं हुई। दूसरी तरफ यह जरूर हो रहा है, दिल्ली की जो सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी भाजपा के लिए, उस सीट पर पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, लेकिन अब वहां प्रचार करते घूम रहे हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि कन्हैया कुमार से कितना डर गए हैं, उसके नाम से डर गए हैं नरेंद्र। यह डर है और यही डर है कि पिछले 3 दिन से तैयारी हो रही है। नरेंद्र मोदी कल शाम को पटियाला में थे। पटियाला में जितनी भारी सुरक्षा के बीच में उनका भाषण कराया गया, दूसरी तरफ किसान खड़े थे, दूसरे और लोग खड़े थे, और जितना ये यहां भाषण कर रहे थे उतना ही दूसरी तरफ वो लोग इनको लानत मलानत दे रहे थे। आज यही स्थिति गुरदासपुर में भी देखने को मिली। वहां पर भी प्रधानमंत्री इतनी भारी सुरक्षा के साथ में थे और वहां बीएसएफ भी पूरी लगी हुई थी। बीएसएफ का आईजी तक लगा हुआ था। आप समझ सकते हैं एक निवर्तमान प्रधानमंत्री के लिए यह स्थिति है। और उसके बाद में जालंधर में भी यही स्थिति देखने को मिली, जहां वो जा रहे हैं दलितों के लिए आरक्षित सीट पर, वहां उन्हीं से मिलने की स्थिति नहीं है उनकी। राहुल गांधी तो गले लगाते हैं उन दलितों को, नरेंद्र मोदी उनसे दूरी बनाते हैं कहीं उनके कपड़ों में, सूट पे दाग न लग जाए। तो आप समझ सकते हैं। तब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आखिर इनका योगदान क्या है देश के, न देश की आजादी में इनका योगदान था, न इनके मात्र संगठन का योगदान था, और ना ही देश को बनाने में इनका योगदान है। इनका योगदान तो सिर्फ बेचने में है। देश को बेचा है, देश की संपदा को बेचा है, देश के लोगों को बेचा है, और अब घरों को भी तोड़ रहे। तब तेजस्वी यादव हुकार भरते हैं वहां से और वो कहते हैं इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना झूठी गारंटी देने वाला प्रधानमंत्री क्या कभी देखा है? याद कर लीजिए 2015 में कितने करोड़ दें, कितने करोड़ दें, कितने करोड़ दें, और दिया ये। अब आप समझ, इसी तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी कहते हैं कि किस तरह की हालात हमारे आदिवासियों की है। एक तरफ तो एक मूर्ति ले जाके बैठा दी है राष्ट्रपति भवन में आदिवासी चेहरे के नाम पे, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों पर अत्याचार सबसे ज्यादा उन्हीं के समय में हुआ। तो यह मोदी सरकार की गारंटी है। जब यह गारंटी हो तब एक व्यक्ति होप के रूप में दिखाई देता है, देश की उम्मीद के तौर पे दिखाई देता है, वो राहुल गांधी। इसीलिए डरते हैं, इसीलिए अपने इन चमचे पत्रकारों के जरिए
तब अपनी तस्वीर निखारने की कोशिश करते हैं, तमाम वो बनाने की कोशिश करते हैं। मयूर जानी जैसे लोगों से, हम जैसे लोगों से उन्हें डर लगता है, क्योंकि अजय शुक्ला से यदि वो आएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो अजय शुक्ला पूछ लेंगे, ये बताइए जब अमृतसर के उस कमरे में आप थे तो वो महिला कौन थी जो आपके पास आई थी? तब अजय शुक्ला पूछ लेंगे कि चंडीगढ़ की वो महिला कौन थी जो आपके साथ क्या कर रही थी, और तब अजय शुक्ला पूछ देंगे कि पंचकुला में आप क्या कर रहे थे। हालत बिगड़ती है, इसलिए ऐसे लोगों के वो सामने नहीं आते, डर लगता है। तो इतना डरपोक प्रधानमंत्री है। जय